अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। विक्रम बलदेव जी, मीना जी, आधे घंटे से बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना मान देते हैं, इतना प्यार है आप लोगों का। तो अजीज दोस्तों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। और पॉइंट मैं देख रहा हूं आजकल, वो ये है कि एक एक्स मुस्लिम साहिल का अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया है। और इस पे एक बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू हो गया है। वो ये कि कुछ लोगों ने उसकी शायान अली, जो कि इसने हिंदुइज्म इख्तियार कर लिया है और अपने आप को कृष्णा, भगवान कृष्णा का भक्त बताता है, उसके ट्वीट्स काफी वायरल की गई कि इसने शिकायतें की थी और मास रिपोर्टिंग करवाई थी, जिससे साहिल एक्स मुस्लिम का अकाउंट इंडिया में बैन हुआ है। आई डोंट नो इंडिया में क्यों बैन हुआ है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था एक एक्स मुस्लिम का, पिछले साल शायद। तो उस इंटरव्यू के बाद यूट्यूब ने वो वीडियो भी बैन कर दी थी और मुझे एक हफ्ते की वार्निंग भी दी थी। एक हफ्ते के लिए मेरा चैनल वो कर दिया था। तो एक्स मुस्लिम कुछ एक्स मुस्लिम लिमिट क्रॉस करके बात करते हैं। आप लॉजिक पे बात करें, मैं भी मुसलमानों के बारे में खुल के बात करता हूँ, लेकिन मैं साथ ये बता देता हूँ कि ये सारे मुसलमानों का नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनल लीडर्स की मेंटेलिटी है। तो अब जैसे काजोल है, काजोल ने कल ये कहा है कि भारत में पॉलिटिशियंस अनएजुकेटेड हैं, जिससे मसला होता है ये वो। उस पे काफी बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने काफी उसको सीरियसली लिया। तो जुबैर ने आज सुबह ट्वीट की है कि काजोल ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोग समझ गए कि ये किसकी बात हो रही है, इसलिए भक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो बात ये है कि काजोल की अपनी सोच है। और वैसे भी बात तो एक है कि एजुकेशन जरूरी है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मोदी जी अनएजुकेटेड हैं। मोदी जी अच्छी खासी इनकी भी एजुकेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चाचा जो थे ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके एलएलबी तक किया था, लेकिन मेरे चाचा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो अक्सर बातें बहुत अच्छी करते थे और हमारे खानदान में मशहूर था कि इनका ज्ञान बहुत जबरदस्त है, समझ बहुत है। तो वो मुझे कहते थे कि एजुकेशन है ना, वो धार है, और एक अंदर से समझ बूझ है ना आदमी की, वो तलवार है। तो बगैर एजुकेशन के समझ बूझ भी कुछ नहीं, समझ बूझ के साथ हल्की सी भी धार हो तो वो तलवार बहुत तेज चलती है। तो मोदी जी के बारे में काजोल ने शायद नहीं कहा था, और कहा भी था तो वो उसका अपनी सोच है भाई। मैं जुबैर से ये सवाल करता हूं कि जब भी टेररिज्म की बात आती है और हम किसी को टेररिस्ट वो कर देते हैं, तो आपको क्यों आग लग जाती है? इसका मतलब ये है कि हम जो कहते हैं वो सच होता है। अगर एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैं कंडेम करता हूं कि एक आदमी 53 साल का 9 साल की लड़की से शादी करे, तो सारे मुसलमानों को आग क्यों लग जाती है? नाम तो वो भी नहीं लेता। तो ये कहने की बात है। खैर, शायान अली की तरफ मैं आता हूं। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि शायान अली ने रिपोर्टिंग की, क्योंकि बाद में इसने एक्सेप्ट किया ये। शायान अली ने कल एक ट्वीट की है कि हाँ, मैं मैंने रिपोर्ट किया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने साहिल का अकाउंट बैन किया, और नफरत की गुंजाइश कोई नहीं है, और हमें कृष्णा ने नफरत नहीं सिखाई, मोहब्बत सिखाई है, ये वो। बात नफरत की है ही नहीं। बात आपको सच बताने की है। अगर आपके अंदर सच बताने की हिम्मत नहीं है तो आप फिर हिपोक्रेट हैं। ये हिपोक्रेसी है कि आप सिर्फ इसलिए कि किसी को ऑफेंड कर देते हैं आप सच बोल के, तो फिर आप सच ना बोलें। ये कौन सी लॉजिक है? कृष्णा ने ये नहीं सिखाया। दूसरा, शायान अली कहता है कि देखें, ये दुनिया है ना, आरजी है, टेम्पररी है। ये दुनिया टेम्पररी है। ये तो मुसलमानों की सोच है। कृष्णा ने कहा है कि यही दुनिया है, इसी को जन्नत बनाओ, इसी को खराब ना करो।
मुसलमान कहते हैं कि ये आरज़ी टेम्परेरी दुनिया है, असल दुनिया तो मरने के बाद की है। अब आते हैं वापस शाया अली की तरफ। मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि आपको कुछ हफ्ते पहले की बात है कि आपको शाया अली का इंटरव्यू करना है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना। बोला आजकल बहुत चढ़ा हुआ है, उस वक़्त नया-नया इसने इस्कॉन मंदिर में जाके हिंदुइज़्म इख्तियार किया था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है भाई। मैं इंटरव्यू बहुत कम करता हूँ, वो भी किसी के कहने पे करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना। फिर मुझे शायान अली का मैसेज आया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, मुझे टाइम दें। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ठीक है, ये आज से 8-10 दिन पुरानी बात है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएँ कौन-सा दिन, कौन-सा टाइम? तो इसने मुझे कोई टाइम बताया जो लंदन टाइम के हिसाब से सुबह 6-7 बजे था। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं शाम के वक़्त तैयार हूँ। लेकिन अब मैंने ये सारा एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि इसने आज जो ट्वीट की है ना वो बड़ी गलत है। उसने कहा कि मैं मिनी राजदान को जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन बाज़ मर्तबा ज़रूरी होता है कि आप कुत्तों के आगे हड्डी डालें, क्योंकि ये संजय दीक्षित, मिनी राजदान और 4-5 नाम उसने लिखे थे कि ये सब कांग्रेसी हैं और कुत्तों को हड्डी डालना पड़ता है। यानी इनडायरेक्टली ये मिनी राजदान को, संजय दीक्षित जी को, इन सबको कुत्ता कह रहा था। ये भी कृष्णा की टीचिंग नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे ही खाली कृष्णा भक्त कह देना आसान होता है। ये हमारे तो सर पे बैठे हैं राम जी। मैं अपने आप को राम जी का भक्त मानता हूँ और आदर्श है मेरे लिए शिव जी। तो लेकिन आप फिर ज़्यादा बढ़-चढ़ के अपने आप को कृष्णा भक्त और ये और वो शो करते हैं, तो थोड़ा हमें भी शक पड़ता है, दाल में कुछ काला है। तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मास रिपोर्टिंग किसी के बारे में करने का कोई हक नहीं है सोशल मीडिया पे, ये गलत होता है। मैं खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और मैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया की वो करता हूँ। मैंने आज तक किसी का अकाउंट रिपोर्ट नहीं किया, अनलेस अनलेस वो भी मेरा ख़्याल है 1 साल, 1.5 साल हो गया कि मैंने नहीं किया। जो मुझे डायरेक्ट गालियाँ, धमकियाँ देता है, उसका मैं ये भी नहीं करता कि मास रिपोर्टिंग, मेरे पास मास रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम है नहीं। मास रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा सिस्टम दुनिया में आईएसआई के पास है। लेकिन बहरहाल साहिल का अकाउंट इंडिया में बैन हुआ है, तो इसका मतलब वो इंडियन सरकार की कोई पॉलिसी होगी, सरकार को कई चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन रिपोर्टिंग अगर कोई करता है, वो गलत है। अज़ीज़ दोस्तों, एक और छोटी-सी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने क्लस्टर बम होते हैं ना जो, वो यूक्रेन को सप्लाई करने का ऐलान किया है। जब इराक पे हमला हुआ था ना, तो कारपेट बॉम्बिंग की गई थी और वो क्लस्टर बम बहुत या ज़्यादा यूज़ किए गए थे। ये बहुत ही डेंजरस किस्म का बम है दुनिया का और ये अमेरिका ने अब यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। अमेरिका का मसला ये है कि देखें, एक कॉस्मेटिक की कंपनी है, वो कॉस्मेटिक बनाती है नई किस्म की कोई, तो उसके तजर्बे के लिए इसको जानवरों की ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे इंग्लैंड में आए दिन ऐड आती है कि हमने एक नई हियरिंग एड बनाई है, उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ लोग चाहिए, हम पे करेंगे। आपको कोई भी नई चीज़ बनाते हैं ना, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लोग चाहिए या उसकी लोकेशन चाहिए। तो अमेरिका नए-नए बम बनाता है ना, वो यूज़ एक्सपेरिमेंट कहाँ करे? अमेरिका में तो कर नहीं सकता। उसके लिए जंगें चाहिए। अमेरिका ने टॉम क्रूज़ मिसाइल, हॉक मिसाइल, क्लस्टर बम, अब अभी एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, 2 हफ्ते पहले अमेरिकन ने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन यूक्रेन में एक्सपेरिमेंट किया। तो अमेरिका अगर जंगें ना हो तो अमेरिका के हथियारों की तजर्बागाह नहीं होगी कोई। तो उसको तजर्बे के लिए जगह चाहिए होती है। तो अब ये क्लस्टर बम दे रहा है, तो अभी-अभी 1 घंटे पहले ऋषि सुनक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपोज़ किया है। मुझे खुशी है कि थोड़ा
आप अमेरिका की हर बात में हाँ में हाँ ना मिलाएं। ऋषि सुनक ने कहा है कि ये इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ में क्लस्टर बॉम्ब का एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। तो आप ये यूक्रेन को दे के मामले को खराब करेंगे। देखें, यूरोप के लीडर्स को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि जितना अमेरिका यूक्रेन की वार को बढ़ावा दे रहा है, इतना यूरोप की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि एग्जिस्टेंस यूरोप की खतरे में पड़ रही है। एक तरफ ये जो माइग्रेंट्स का जो मसला चल पड़ा है, ये फ्रांस इज एन एग्जाम्पल। और अब इसके ऊपर आपको अगर रशिया ने थोड़ा बहुत भी चीं कर दी ना, तो यूरोप का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये अब यूरोप के लोगों को समझ में आ रही है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से भी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चले, मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर सवाल जवाब का टाइम नहीं रहता। अभिनाथ जी नमस्कार। थैंक्स फॉर एक्सपोजिंग हसन निसार द क्रूक। उसने तो अपने बेटे को मानने से इनकार कर दिया यूट्यूब पे। इसके बेटे बेटे इंटरव्यू हैं, बिल्कुल हाँ। हसन निसार एक इंसान नहीं है भाई, राक्षस है, राक्षस। एंड थैंक यू अभी जी। श्रीनिवास जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, वी हियर रेजिस्टेंस फ्रॉम बलोच एंड पश्तून इन न्यूज बट नो नॉट सो मच फ्रॉम सिंधीज। व्हाई इज इट लाइक दैट? ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरा तो ये केस है, मेरा तो एंसेस्टर्स भी सिंध से ताल्लुक रखते हैं, हम लोहाना कम्युनिटी के हैं, और मेरी अपनी पैदाइश भी सिंध की है। तो ये मुझे भी पता है कि वो जो पख्तून और बलोच जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो आपको सिंध में बिल्कुल नज़र नहीं आती। इसकी वजह ये है कि सिंध में सबसे ज़्यादा जो दो बड़ी कम्युनिटी रहती हैं, सिंधी और मुहाजिर। मुहाजिर बदकिस्मती से पाकिस्तान, ये इनके जहन में खन्नास था कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान तो अंग्रेज़ों ने बनाया, और अंग्रेज़ों के एजेंट आज के इंडिया के मुसलमान लीडर थे, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जौहर, जिन्ना, जितने भी थे। और हम वही मुसलमान हैं, तो हम ये सोच लेके आए थे कि हमने पाकिस्तान बनाया। और जब पाकिस्तान बना ना, तो बंगाली सबसे बड़ी मेजोरिटी थी आबादी के लिहाज से। ईस्ट पाकिस्तान आबादी में वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा था। बंगाली मेजोरिटी को पंजाबी आर्मी ने दबा के रखना था, इसलिए कि वो मेजोरिटी की बुनियाद पे इलेक्शन जीत के वो मुल्क का सारा सिस्टम उनके हाथ में आ जाता। और ये पाकिस्तान जो था, वेस्ट पाकिस्तान, ये डिवाइडेड था सिंधी, बलोच, पख्तून वगैरह में। तो आर्मी अंग्रेजों की एजेंट थी। अंग्रेजों की डिजाइन थी कि ये मुल्क आर्मी चलाएगा, यहाँ पे एक नई किस्म की डेमोक्रेसी होगी जो आर्मी के अंडर में रहेगी। ये अंग्रेजों ने कई मुस्लिम देशों में इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे इजिप्ट है। तो आर्मी के कंट्रोल में रखने के लिए बंगालियों को दबा के रखना था। तो बंगालियों, और उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं थी इतनी। पंजाबी भी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, सिंधी, बलोच, पख्तून भी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। और जो एजुकेटेड सिंधी थे वो हिंदू थे, वो सब माइग्रेट कर गए। और ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों में एजुकेशन ज्यादा थी, तो उनको मुहाजिरों की जरूरत थी, पंजाबी आर्मी को। तो मुहाजिरों ने सिविल ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर लिया। आर्मी ने अपनी आर्मी की माइट पे ईस्ट पाकिस्तान को दबा के रखा। वो आपको पता है 25 साल तक दबा के रख सके, इसके बाद वो अलग हो गया। जब वो अलग हो गया, तब तक काफी पंजाबी भी एजुकेशन हासिल कर चुके थे, पख्तून भी कर चुके थे, सिंधी भी। सिंधियों में ये रेशो कम ही रहा है। इसकी वजह यह कि मैं सिंध की तरफ आता हूँ, तो मुहाजिरों की जरूरत नहीं रही। लेकिन मुहाजिरों को फिर भी मुहाजिर आर्मी के हमेशा एजेंट रहे, हमेशा आर्मी को फॉलो किया है। अब जैसे पिछले एक हफ्ते से कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम की चौकिंग हो रही है। तो चौकिंग क्या हो रही है? वॉल चौकिंग। पाक फौज जिंदाबाद, अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। मतलब मुहाजिर बूट चाटने में पाकिस्तान में अगर कोई टॉप पे है तो मुहाजिर है। अब सिंधियों की बात आती है ना, तो सिंधियों में क्या था कि सिंधियों में दो क्लास थी, एक अपर क्लास, एक बिल्कुल नीचे की क्लास, 47 से पहले।
अपर क्लास में हिंदू सिंधी थे, जो सारे बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड थे, और मुसलमान सिंधी जागीरदार थे। और ये जागीरदार है ना सिंधी, वो उसमें भी मेजोरिटी ओरिजिनल सिंधी नहीं थे, या थे भी तो उनको अंग्रेजों ने जागीरें दी थी। तो ज्यादातर आपको सैयद मिलेंगे। सैयद प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल, हजरत अली की नस्ल से होते हैं, तो अरब हुए ना। लेकिन मैं इसको सिंधी ही मानूंगा कि उन्होंने सिंधी कल्चर अपना ली, सिंधी लैंड अपना ली, सिंधी हो गए, ठीक है सिंधी हैं, लेकिन एक्सप्लॉइटेटर हैं। कई कई गांव, सौ सौ गांव एक एक जागीरदार के अंडर में है। इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पे पोलिंग नहीं हो रही होती, जागीरदार की औताक में हो रही होती। और वो इलेक्शन का जो ऑफिसर है, वो बैलेट पेपर पे जागीरदार के उस पे मोहर लगा के कैंडिडेट को देता है कि आप डब्बे में डाल दो। इस तरह के सिंध में इलेक्शन होते हैं। और अब इन्होंने अर्बन सिंध में भी ये कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने, कि अब अर्बन सिंध को भी इन्होंने स्वीप कर लिया है। तो सिंध में तो बिल्कुल ही आप जागीरदार से वो नहीं हो सकते। तो जागीरदार तो आर्मी का एजेंट है, क्योंकि लूट, सिंध सबसे अमीर सूबा है और सबसे ज्यादा लूटमार सिंध में हो रही है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी, जागीरदारों के जरिए। जागीरदार 100 रुपया कमाता है, 50 रुपया ईमानदारी से आर्मी के हाथ में रख देता है, 50 अपनी जेब में रख देता है। आम सिंधी जो है ना, वो बिल्कुल ही डाउन ट्राउडेंड है। मतलब मैंने पहले भी अपना एक वीडियो में बताया था कि एक बार यूनाइटेड नेशंस की जो एजुकेशन बॉडी है, उसकी एक ऑफिसर से यूनाइटेड नेशंस की कैफेटेरिया में मेरी ऐसी गपशप हो रही थी। तो उसने मुझे बताया कि इनके 500 स्कूल सिंध में चलते हैं यूनाइटेड नेशंस के। और वो खुद मुझे बता रही थी कि उसमें मेजोरिटी स्कूल खाली ऑन पेपर है। अब यूनाइटेड नेशंस है ना, उन स्कूल का खर्चा पानी देता था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मेंटेनेंस, ये वो, टीचर्स की सैलरी देती थी, और कई स्कूलों में स्टूडेंट्स को भी यूनिफॉर्म, किताबें, खाने पीने का हिसाब किताब देती थी। वो मुझे खुद बता रही थी कि मेजोरिटी स्कूल खाली ऑन पेपर हैं, उसका जो फंड है ना, सारा जागीरदार की जेब में जाता है। और वो जो पेपर में जो स्कूल है ना जिस जगह पे, वो जागीरदार के घोड़ों का इस्तबल है, या औताक है इसकी, जहाँ पे बैठक होती है शाम को, सब पूरा गांव के बड़े बड़े लोग बैठते हैं जहाँ पे। और जो टीचर्स हैं ना, जिनकी सैलरी एक जागीरदार खा जाता है, वो टीचर्स या तो इसके घोड़ों की मालिश कर रहे होते हैं, ऑन पेपर वो टीचर होते हैं, और या जागीरदार के पांव दबा रहे होते हैं और खिदमत कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स जागीरदार की खेतों में बेगार बॉन्डेड लेबर कर रहे होते हैं, उनके भी पैसे जागीरदार खा जाता है। ये है सिंध का जागीरदार। और ये सिस्टम, आपका सवाल कि सिंध में क्यों मूवमेंट नहीं है, सिंध का आम सिंधी आजाद होगा अपने जागीरदार से तो करेगा ना कुछ। आजाद ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो गांव के गांव उसके जुल्म, उनकी प्राइवेट जेलें हैं भाई, वहां का थानेदार भी कुछ नहीं करता, बस जागीरदार के आगे जाके सल्यूट मारता है। वहां के सारे फैसले जागीरदार करता है, और जेलें भी सरकारी जेलें नहीं है, प्राइवेट जेलें हैं। बॉन्डेड लेबर सबसे ज्यादा उधर होती है। तो सिंधी को आजाद होने में अभी टाइम लगेगा। अभिनव जी धन्यवाद। क्या याह्या खान शिया मुस्लिम था? ये जितने शिया लीडर थे, जैसे महमूदाबाद का राजा और सिकंदर मिर्जा, ये लोग बाद में सब कोई पाक से भागना पड़ा। हाँ बिल्कुल। और याह्या खान का मुझे सही से नहीं पता कि वो शिया था कि सुन्नी था, लेकिन बहरहाल पहले ये पता करना जरूरी है कि याह्या खान इंसान भी था कि नहीं। वो एक शराबी कबाबी आदमी था। रोज शाम को इसको जो लड़की पसंद आ गए, वो फौजी उठा के लाके इसके प्रेसिडेंशियल पैलेस में लाके रख देते थे रोज शाम को। नूरजहां हमारी जो सिंगर है, और तसव्वुर खानम, और पता नहीं कौन कौन, मैं किसी का नाम क्या लूं, इसके महल की जीनत बनती रही है। तो याह्या खान का अभी जी हिसाब किताब हमें पता नहीं। और भागना पड़ा तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनाया किसने था? शिया, आगा खानी, अहमदी।
तीनों आज काफिर हैं। टेक ओवर किसने किया? जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी, बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी। इन्होंने ना पाकिस्तान और कायदे आजम को काफिर कहा था। और अगर कोई ये सोचे कि इनको हिंदुस्तान की मोहब्बत में इन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी, तो ये भी गलत है। इनको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, ये चाहते थे कि मुसलमान सारा यूनाइटेड रहे, तो हिंदुस्तान को हम कन्वर्ट कर लेंगे कुछ सालों में। और अगर आज के सिनारियों में देखें तो 65-70 करोड़ मुसलमान है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। अगर ये हिंदुस्तान में होते और 100 करोड़ हिंदू, तो जितना 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में मैनिपुलेशन कर रहा है, तो सोचें 65-70 करोड़ होते तो क्या होता। तो ये इनकी सोच थी कि अगर इंडिया नहीं टूटेगा, एक इंडिया रहेगा, तो और फिर उसमें रूलर कौन होगा? गांधी और नेहरू। तो 20 करोड़ मुसलमानों के हवाले पूरा इंडिया की हिस्ट्री, पूरी इंडिया की एजुकेशन, पूरे इंडिया का सिस्टम हवाले कर दिया था, तो सोचें 65-70 करोड़ के साथ क्या होता। तो आज 75 साल बाद शायद हिंदू माइनॉरिटी में होता, मुसलमान मेजोरिटी में होता। ये उनकी सोच थी, हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी। राजेश शर्मा जी, धन्यवाद। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्यों? पीओके के लेके इतना आर्मी क्यों बड़ा है बॉर्डर पे कि इंडिया कुछ करने वाला है? देखें, इंडिया क्या करने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया की पॉलिसी शायद वेट एंड सी वाली है, कि हमें ना मिनिमम नुकसान करके पाकिस्तान से जंग का मतलब थोड़ा बहुत तो नुकसान इंडिया का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। तो बगैर जंग के मामला सेटल करना चाहते हैं, या उस स्टेज पे आ जाए मामला के। और मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा मसला दो है, अमेरिका और चाइना। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त पीओ के भारत के पास चला जाए, और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये एक बड़े मामले को दावत देने वाली बात है, तो इसलिए लेट्स सी। अभी किसी को नहीं पता, राजेश जी। अब पवन कुमार जी, आपके साथ काफी सारे कमेंट हैं। एक आपका कमेंट मेरे को नजर आया है कि अमजद मिर्जा अयूब ने रिसेंट इंटरव्यू में जयपुर डायलॉग को ये कहा है कि इंडिया को पीओ के वापस लेना चाहिए, मोदी मेक ए मूव बिफोर 2024। फिर आपने कहा है कि एक साइलेंट सिविल वॉर हैपनिंग बिटवीन पंजाबी एंड पंजाबी पाक आर्मी, व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? Sumit Peer said that Pak army ran out of oil and are already defaulted. Is there a civil war going on between Punjabi and Punjabi army? What are they fighting for? देखें, 3-4 सवाल आ गए ना। अमजद मिर्जा अयूब जम्मू से हैं, पीओके से हैं, और उनका जाहिर है एक सेंसिटिव पॉइंट है। और वो पीओके के जो हालात हैं, और फिर कंपेयर करते हैं भारत के जम्मू एंड कश्मीर से, तो उनको ये होता है कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कब्जे में हैं। तो इसलिए उनकी तो ख्वाहिश है कि भाई जल्द से जल्द पीओके चला जाए भारत के पास, जैसे हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द सिंधु देश आज़ाद हो जाए। तो ये ख्वाहिश है। लेकिन ये कहना कि इंडिया को ले लेना चाहिए पीओके, तो मैं समझता हूँ कि टू अर्ली एंड टू प्रीमेच्योर्ड। इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि दो बड़े हर्डल हैं ना, वो हैं अमेरिका और चाइना पीओके के हवाले से। अमेरिका और चाइना से पंगा लेके इंडिया, ये नहीं है कि पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। 71 में भी पाकिस्तान को हराया था, जब अमेरिका ने कहा था हम भी अपना फ्लीट भेजेंगे और ये को। लेकिन ज़्यादा मामलात खराब होंगे। तो लेट हम इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कि उनका है पीओके गिलगित बल्तिस्तान, कब वो लेते हैं। अब आपकी बात आई कि सुमित पीर जी ने कहा कि सिविल वॉर चल रही है। कौन सी सिविल वॉर भाई? कौन सी सिविल वॉर? कहाँ है? एक वाकया हुआ था 9 मई को, सारा पंजाबी बुजदिल कौम है साली फुस करके बैठ गई। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, फुस करके बैठ गई। इमरान खान अपने जमान पार्क में कोने में छुप के बैठ गया। कौन सी सिविल वॉर? सिविल वॉर तो बलूचिस्तान में चल रही है।
आपने देखा किसी एक पंजाबी को जाके किसी आर्मी के वाले के ऊपर कोई हमला किया हो या नहीं? सिविल वॉर में ये नहीं होता जो आप कह रहे हैं। देयर इज नो सिविल वॉर। आफ्टर ऑल पंजाब में पंजाबी आर्मी लीडरशिप डेवलपमेंट वर्क इतना करती रहती है सिंध और बलूचिस्तान के पैसे पे कि पंजाबियों को कोई शिकवा नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो नाराजगी हुई थी ये भी सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई थी। इमरान खान की मोहब्बत में कुछ यूथिये लगे हुए थे, लेकिन कोई सिविल वार आप इसको नहीं कह सकते। ना ये इतना बढ़ेगी, क्योंकि इनको पता है कि पंजाबी आर्मी पंजाब के लिए अच्छा ही सोचती है। ये अभी हाईवे बन रहे हैं, अभी लाहौर में एक बहुत बड़ा हाईवे बनना शुरू हुआ था, तो ये सिविल वार नहीं है। अरे अमित जी नमस्कार। आज चलें, 2 हफ्ते बाद आपको देख लिया, तो कैसे हैं? आरिफ जी, आपके एक्सटेंसिव स्टडी से हमें बहुत नॉलेज मिलता है। रिक्वेस्ट ऑल टू सपोर्ट योर ह्यूमैनिटेरियन कॉज। धन्यवाद अमित जी। अमित जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी, लंदन आए थे। बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आजकल वेकेशन पे हैं, इसलिए शायद 2 हफ्ते से आ नहीं सके थे, आज आए हैं। कल्याण गुशेद जी, कल्याण भाई कैसे हैं? In recent press conference, Asif Zardari stated that he acquired knowledge about economy during his prison times, but he never break out the roadmap of the future economic plan, only mention Allah. अरे भाई कल्याण भाई, आसिफ जरदारी है ना, इस पाकिस्तान का सबसे श्रूड पॉलिटिशियन है और सबसे ज्यादा करप्ट है, टॉप का करप्ट, और सबसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान है। सिंधु देश में अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसकी वजह यह है कि ये आसिफ जरदारी, क्योंकि ये आसिफ जरदारी और सिंध के जागीरदारों को पता है कि जब तक पाकिस्तान है तब तक आर्मी की मदद से हम लूटमार करते रहेंगे, हमारे खानदान अय्याशियां करते रहेंगे। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे हमारे कुछ जानने वाले हैं, ये जब बैठते हैं ना शाम को, इनके लड़के लड़कियां जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं जागीरदारों के, आप यकीन माने बड़े बड़े इनकी स्टेट्स हैं जिसमें 50-100 गाड़ियों की पार्किंग होती है, तो उनकी पार्किंग में आपको बेंटली, फरारी, इस टाइप की गाड़ियां नजर आएंगी। ये रात रात भर के लिए पूरा डिस्को बुक करते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा अगर सिंधु देश बन गया तो ये आसिफ जरदारी और जागीरदार है ना, ये प्रो पाकिस्तान है। बाकी जेल में इसने इकोनॉमिक स्टडी की, तो मुझे याद है कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था यासीन मलिक का, कश्मीरी टेररिस्ट का। तो इसने कहा कि मैंने जेल में था जब, इंडिया की जेल में, तो मैंने 10,000 किताबें पढ़ी थी। तो मैं तो एक सोच वाला आदमी हूं ना, सोचता हूं ना, मैंने कैलकुलेशन करना शुरू किया। मुझे याद नहीं कितने साल जेल में रहा था, तो ऑन एवरेज को रोज की 12 से 15 किताबें थी जो इसने पढ़ी थी, अगर 10,000 किताबें पढ़ी थी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा लोग कितनी लंबी छेड़ते हैं। अब एक मिसाल है कि मैं यहाँ पे से कोई किताब उठा के, ये संजय दीक्षित भाई की किताब है, अगर मैं ये पढ़ना शुरू करूं, आप समझते हैं मैं एक दिन में पूरी कर लूंगा एक किताब? तो यहाँ पे लोग इंटरव्यू में, खासतौर पे जो जेल जाता है, वो सब अपने आप को नेल्सन मंडेला से कम नहीं समझता। और आसिफ जरदारी इज ए काइंड ऑफ यासिन मलिक। यासिन मलिक ओपनली बंदूक लेकर निकल पड़ा था, तो आसिफ जरदारी बगैर बंदूक के पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया जो यासिन मलिक ने भारत को पहुंचाया। तो ये सब बातें इनकी सुनने वाली होती हैं। थैंक यू भाई। अभिनाथ जी धन्यवाद। क्या आपको पता नहीं, राजा महमूदाबाद का बेटा और पोता दोनों इंडिया में ही रहते हैं और समाजवादी पार्टी से एमएलए सीतापुर से रह चुके हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। राजा महमूदाबाद की छोटी मोटी कुछ कहानियां पढ़ी थी, लेकिन सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस, लेकिन मुझे, मेरी स्टडी राजा महमूदाबाद साहब की इतनी नहीं है। हमारे कराची में जमशेद टाउन में, जहाँ का मैं मेयर रहा हूँ, वहां पे एक इलाका था महमूदाबाद। मेरे जमशेद टाउन में 13 यूसी थी, यूनियन काउंसिल्स। हर टाउन की
मतलब मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में टाउन की होती थी वो 13 होती थी, सबसे बड़े टाउन की। किसी की 8 होती थी, किसी की 9 यूसियाँ होती थी, यूनियन काउंसिल्स। तो मेरे टाउन में 13 यूनियन काउंसिल थी, जिसमें 5 यूनियन काउंसिल महमूदाबाद की थी। बहुत बड़ा एरिया है कराची का महमूदाबाद। मेरा ख्याल है वो भी राजा महमूदाबाद के नाम पे ही होगी, लेकिन मेरी स्टडी महमूदाबाद राजा की नहीं है इतनी। काला बिल्ला, काली बिल्ली तो सुना था सर। आर काफिर नॉट अलाउड इन मक्का बिकॉज दे आर impure, नजस, एंड ऑल्सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? देखें, पहली बात तो ये कि मक्का जब जाते हैं ना जद्दा से बाय रोड, तो मक्का से कोई 5-10 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट आती है, और वहां पे अब तो पहले चेक पोस्ट पे रोका जाता था, हर गाड़ आदमी को रुकना है वहां पे और पासपोर्ट और दिखा के आगे बढ़ना होता था। लेकिन आजकल तो डायरेक्ट है, लेकिन बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि यह अगली एग्जिट है ना, ये नॉन मुस्लिम के लिए, क्योंकि वो मक्का में नहीं दाखिल हो सकते, आप इधर से एग्जिट कर जाएं। और एक जुर्म है नॉन मुस्लिम के लिए मक्का में दाखिल होना। तो अब इसका रीजन आपने जो बताया है मोरलेस यही है कि काफिर आर नॉट अलाउड। तो एक जमाना था इस्लाम के आने से पहले मक्का काफिरों का ही था। तो जिस तरह दुनिया में कई आज मुसलमान देश हैं, इस तरह मक्का भी मुसलमानों के पास है। लेकिन ये है कि ये चीज के आप नॉन मुस्लिम को अलाउ नहीं करते। आई थिंक वक्त के साथ साथ शायद जिस हिसाब से सऊदी सरकार तब्दीली ला रही है, शायद वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली आए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर यही पैटर्न रखा जाए तो फिर वेटिकन में भी नॉन क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं करना चाहिए। अयोध्या, केदारनाथ, काशी में भी मुसलमानों को अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर ये वन साइडेड क्यों? ये मेरी सोच है। रायन बलोच सर, वाई हिंदूज आर लीविंग सिंध एंड दे आर माइग्रेटिंग टू बलोचिस्तान? भाई, हिंदू बेचारा वहां पे उनकी जान, माल, इज्जत, औलाद कुछ भी महफूज नहीं, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। एक मेरे पास वीडियो पड़ी है एक हिंदू लड़के की, उसकी मैं बातें सुनी, मैं बता नहीं सकता कि दिल कैसा हो गया। उसने कहा पहले तो हम सड़कों पे महफूज नहीं थे, गलियों में नहीं निकलते हुए डरते थे, अब तो घर में भी डरते हैं। दुनिया में बार बार मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि सबसे ओप्रेस्ड अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो पाकिस्तान के सिंध के हिंदू हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि सिंधी नेशनलिस्ट, जागीरदारों से तो खैर मुझे तवक्को है ही नहीं, नेशनलिस्ट हैं जो आज़ाद सिंधु देश की बात करते हैं, उनमें भी बहुत कम लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं। मैं नहीं कहता आवाज़ नहीं उठाते, कुछ उठाते हैं, बहुत कम लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं। मेरी अभी एक सिंधी नेशनलिस्ट से बात हुई थी तो उसने साफ मना कर दिया, इसने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा, ये सब सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, वहां पे सिंध में किसी हिंदू लड़की को नहीं उठाया जा रहा, कुछ नहीं। तो अब वो सिंधी नेशनलिस्ट है, तो अब उनसे आप क्या बहस करोगे भाई? तो बिल्कुल, अब जिनको इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़्यादा इनकी कोशिश ये होती है कि इंडिया आ जाएं, लेकिन जिनको इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा तो वो फिर बलूचिस्तान भागता है कि बलूचिस्तान में स्टिल किसी माइनॉरिटी के ऊपर हमने अत्याचार की कोई खबर नहीं सुनी। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता जी का बहुत बड़ा डेरा है, और काफ़ी वहाँ पे टॉलरेंस है। शायद वो पंजाबी आईएसआई के मदरसों की एजुकेशन सिंध में बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में अभी वो बीमारी नहीं पहुंची। पवन कुमार जी, खालिस्तानी मूवमेंट इज बैक्ड बाय पाकिस्तान एज पर रिसेंट deaths of Khalistan is it is assumed as Raw is behind it. Is it really Raw or some hidden agenda to frame Raw? नहीं, ये हमारे कुछ मूर्ख दोस्त हैं जो रॉ का नाम ले लेके वो कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसमें रॉ है, क्योंकि रॉ है ना, उसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, रॉ से मतलब इंडियन फॉरेन ऑफिस है ना, इसने इंटरनेशनल
डिप्लोमेसी में बहुत कामयाबी हासिल की है और एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी स्पाइस कोई भी पसंद नहीं करता। तो रॉ और फॉरेन ऑफिस दोनों इंडियन सरकार के ऑर्गन्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि इंडियन सरकार ऐसा कोई रिस्क लेगी जो इन छोटे-छोटे चूहों को, खालिस्तानी चूहों को मारने के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्क लेगी। जयशंकर जी की टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए एक बड़ा अच्छा जंग लड़ रही है, डिप्लोमेटिक वॉर। तो ऐसे में और दूसरा मेरी अपनी एक स्टडी रही है जो इतने सालों की, वो मैंने ये देखा है कि रॉ है ना, वो टेररिज्म या कत्लेआम या ओपोनेंट्स को बाहर देशों में जाके मारना, ये इसका काम नहीं रहा। ये आईएसआई खुल के करती रही है। जैसे करीमा बलोच को मार दिया, साजिद हुसैन को स्वीडन में मार दिया। आईएसआई ये करती रहती है। लेकिन रॉ का ये काम कभी नहीं रहा। हमने आप बता दें कोई ऐसे वाकयात हो जिसमें रॉ ने बाहर जाके किसी को मारा हो, कोई कंफर्म चीज हो। आईएसआई के बारे में तो है ना। रॉ का मेन काम जो कि इसकी अपनी क्रिएशन भी इसी ग्राउंड पे थी कि वो इंडिया की सुरक्षा के लिए भारत के बाहर नजर रखेगी। स्पाइंग इन ए सेंस कि वो नजर रखेगी कि भारत के खिलाफ क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है रॉ। ऑपरेशनल मैंने नहीं देखा कि रॉ, अगर रॉ एक मिसाल है ऑपरेशन करती तो सबसे ज्यादा कहाँ करती। जो 3-4 सेक्टर नजर आते हैं ना हमें, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके, पीओके, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान। आप मुझे देखें, अब आप बारी बारी आए, ईस्ट तुर्किस्तान में कहीं कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब रो तो है ही नहीं उधर। तिब्बत कुछ नहीं, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के तो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। अगर रो उस तरह से सिंधियों और बलोचिस्तान और केपीके की मदद करे जिस तरह पाकिस्तान खुल के खालिस्तानियों और कश्मीरियों को कर रहा है, कश्मीरी इन ए सेंस पीओके के नाम पे, तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान, सिंध और केपीके का मसला सॉल्व 5 साल में हो जाएगा अगर रो उस तरह से मदद करना शुरू कर दे। तो रो के लिए हमारे कुछ नादान दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे ओ खालिस्तानी को देखो रो, ओ अजीत डोवल की तस्वीर लगा रहे हैं कि अजीत डोवल ने ये कर दिया, अजीत डोवल ने, ये सब अपने नादान दोस्त बदनाम कर रहे हैं। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद। अभिनाथ जी, सर राजा महमूदाबाद की बीवी रानी विजय जो थी वो एक बहुत फेमस परिवार से थी। मोहन सिंह मेहता एक डिप्लोमेट और सोशल वर्कर की बेटी थी वो। धन्यवाद अभी जी, मैं आपने मुझे महमूदाबाद, राजा महमूदाबाद का बताया है, तो अब मैं मौका निकाल के उसकी पूरी स्टडी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अमित जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, कैन यू टेल हाउ मच एफर्ट इट टेक्स फॉर यू टू मेक वन वीडियो, ऑल्सो व्हाट इज फ्यूचर ऑफ यूरोप एंड पाकिस्तान। देखो, वन वीडियो मैंने एक वीडियो तैयार की है, अभी इसकी एडिटिंग नहीं की है। आज सुबह, यानी मैं रात में काम करता हूँ, तो रात के 5 बजे, सुबह के टाइम 5 बजे मैं वो वीडियो की रिकॉर्डिंग से फारिग हुआ हूँ। अब वो मेरे पास पड़ी है, वो है अफगानिस्तान पे। और अफगानिस्तान पे मैं काफी दिनों से इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था। ये एक किताब मैंने पूरी इसके पढ़ी। मैंने अपने कुछ अफगान जर्नलिस्ट हैं लंदन में, उनसे बातचीत की। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे स्टडी की और पूरा कि अफगानिस्तान में अमेरिका डेमोक्रेसी लाया जबकि अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं लाया। तो वो मैंने स्टडी किया कि डेमोक्रेसी की रूट्स अफगानिस्तान में 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये सब चीज़ें, फिर वहाँ पे साजिशें किस तरह हुई, वो सारी स्टडी में मुझे, अगर आप घंटों का हिसाब लगाएं ना, तो 20 से 25 घंटे लगे होंगे स्टडी में। फिर कंपाइल करना कि स्टडी के मुताबिक तो मैं 25 घंटे का प्रोग्राम बना सकता था। पूरी पूरी किताब तो आपके सामने नहीं पढ़नी होती, अपनी सोच से मुख्तलिफ चीज़ें जमा करके अपनी सोच, फिर वो उसको सेट करने में ही 1.5-2 घंटे लगे। फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। और एक होती है रोज की जो ये स्टडी
वाली जो रिसर्च वाली वीडियो होती है काफ़ी लंबा टाइम लेती है, लेकिन मेरा वो फ़ेवरेट टॉपिक भी होता है। उससे क्या होता है कि मुझे फिर जैसे अफ़गानिस्तान पे अब मुझे कई नई चीज़ें पता चलीं, कुछ मेरे ज्ञान में एडिशन हुआ। जबकि कुछ वीडियो होती हैं जैसे पाकिस्तान, तो अब जब मैं उठता हूँ, मेरी वर्किंग रात की होती है, तो मैं ज़रा देर से उठता हूँ। तो मैं उठने के साथ ही चीज़ें पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, मुख्तलिफ न्यूज़ आइटम्स। फिर मैं ट्विटर फॉलो बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे डायरेक्ट लोगों की ट्वीट्स मिलती हैं, जो लीडर्स हैं, जो हैं, उनका डायरेक्ट फर्स्ट हैंड आवाज़ पहुँचती है। फिर मैं न्यूज़ वगैरह और ये सब चीज़ें जमा करता हूँ, फिर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं आईएमएफ के बारे में, फलाँ ऑर्गेनाइज़ेशन ने ये 8 पेज की रिपोर्ट, अब वो पढ़नी होती है। फिर वो सब करके फिर उनका एक स्क्रिप्ट बना के आपके सामने रखना होता है। तो ये समझ लें कि एक एवरेज एक वीडियो है ना, वो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर एक मिसाल है आधे घंटे की वीडियो है, तो एडिटिंग 1.5 घंटे में होती है, क्योंकि आपको वो वीडियो फिर पूरी पढ़ सुननी होती है। अब कहीं पे मुझे कोई पिक्चर डालनी है, तो वहाँ पॉज़ किया, पिक्चर ढूँढी, वहाँ पे पोस्ट की, फिर आगे बढ़े। तो आधे घंटे की वीडियो एडिटिंग में 1.5 घंटा लगता है। फिर आधे घंटे की वीडियो अपलोडिंग में 1 सवा घंटा लगता है। तो ये प्रोसीजर मेरा तो समझ लें 24 घंटे में, ये मैं आज के आपके सामने जो डेढ़ 2 वीडियो, कभी 2 कभी 1 वीडियो रखता हूँ, ये 24 घंटे का काम है। अक्सर मेरी बीवी मेरे से शिकायत करती है कि आपके पास इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है? तो मैं कहता हूँ भाई यही अब है जो है, ये मेरा काम है, अब मैं क्या करूँ? तो ये अमित जी, ये है सिचुएशन। अब ये गुजराती कौन पढ़ेगा? धावानी दासाजी, आपने तो गुजराती लिखी है। मेरे पिताजी होते तो बहुत मज़े से पढ़ते। जी कीर्ति कोहली जी, धन्यवाद। जय सोमनाथ। ये सोमनाथ, ये मेरा सोमनाथ। मज़दियार जी, धन्यवाद। प्लीज़ जॉइन अस इन मुंबई फॉर डिलीशियस पारसी लंच। हाय! क्यों तपा रहे हो भाई? मुंबई, मुंबई देखने का ऐसा दिल करता है, मैं बता नहीं सकता। मैंने जो 90 में मुंबई देखा था, आज सुना है वो मुंबई तो बिल्कुल चेंज हो गया है। 90 में तो नरीमन पॉइंट पे 2-4 बड़ी बिल्डिंगें थीं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में, पूरे भारत में जो हाई राइज़ बिल्डिंगें हैं ना, वो 79% या 71% खाली मुंबई में है। मुंबई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और फिर वड़ा पाव, पाव भाजी, पता नहीं क्या-क्या इन मुंबई है। फिर मेरी बहनें रहती हैं, ये इतनी मज़बूत राखी है, ये 2 साल पुरानी राखी है। मुंबई की मेरी बहन ने भेजी थी, अभी तक नहीं टूटी। 2 साल पुरानी है, अब तीसरी लग जाए, तीसरा साल आ जाएगा। तो जी मज़दियार भाई, बस दिल में हसरतें उठ रही हैं, मुंबई का आपने नाम लिया। एन्जॉय योर लंच भाई। हर्षरी जी, अगर यूके इस्लामिक मेजॉरिटी हो जाएगा तो जो अंग्रेज होने की मिलती है इनको भाई, दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई। गोरा जाग रहा है, एक्सट्रीम राइट जाग रहा है। और जिस हिसाब से चीजें चल पड़ी हैं, तो 5 नहीं तो 10 साल में यहाँ पे पूरे यूरोप पे एक्सट्रीम राइट की सरकारें होंगी। कल यूरोपियन पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया माइग्रेंट्स का, कि माइग्रेंट्स हर कंट्री को एक्सेप्ट करने होंगे। यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं जो कंट्रीज, हंगरी ने और पोलैंड ने साफ मना कर दिया। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का आज जबरदस्त वायरल चल रहा है इंटरव्यू। उसने कहा ये यूरोपियन यूनियन ने गलत किया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं लेंगे भाई, कुछ भी कर लो हम नहीं लेंगे, हमारे लिए हमारा कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं लेंगे मुस्लिम माइग्रेंट्स। तो वाइट एक्सट्रीम राइट है ना, वो जाग रहा है। और सिविल वॉर नजर आती है हर उस सेक्युलर देश में जहां पे मुसलमान एक कंसिडरेबल नंबर हैं, जैसे फ्रांस, यूके, जर्मनी, इंडिया। ये एक बगैर लड़े ये लोग नहीं सुधरेंगे आई थिंक। क्योंकि आम मुसलमान का मसला नहीं, लेकिन आम मुसलमान का मसला ये है
कि वो रिलीजियसली अपने लीडर्स को फॉलो करता है, कम्युनल लीडर्स को। और वो कम्युनल लीडर्स, अभी मैंने वीडियो लगाई है ना 2 घंटे पहले, जरूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने लगाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये लोग क्यों डरते हैं। आम मुसलमान नहीं डरता, आम मुसलमान के फायदे में यूनिफॉर्म सिविल कोड। कम्युनल लीडर्स, वक्फ बोर्ड वाले, ये सब डरते हैं। मैंने वीडियो में बताया है कि दरगाहों से किस तरह पैसा आ रहा है। वो सब फिर आगे चल के, अगर यूसीसी आ गया तो आगे वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अलग दुकानें इन्होंने जो चलाई हुई ये सब खत्म करनी पड़ेंगी। उससे डरते हैं वो। जरूर देखिएगा, अभी मैंने 2 घंटे पहले लगाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। धवानी दासा जी, आरिफ भाई कैसे हो आप? अब बाटवा आओ तो बताना, मैं कुतियाना में रहता हूँ, आपको कुतियाना मेमन बिल्डिंग दिखाऊंगा। भाई मेरा इस बार भी इरादा था कुतियाना आने का, क्योंकि कराची में बाटवा वालों के बाद सबसे ज्यादा कुतियाना के लोग हैं। और हम कराची में, पुराने कराची में जब रहते थे तो हमारे घर के बिल्कुल सामने कुतियाना कम्युनिटी हॉल था, उसके बराबर में कुतियाना कम्युनिटी स्कूल था। और मेरे मेजोरिटी मेमन दोस्त कुतियाना के हैं। तो मुझे कुतियाना, दोराजी, अब मेरी फैमिलीज के जो लोग रहते थे कराची में आज से 15-20 साल पहले, अब तो मैं किसी से राब्ते में नहीं, तो नहीं पता, वो दोराजी कॉलोनी में रहते थे। तो दोराजी के काफी लोग मेरे जानने वाले हैं। तो मेरी विश थी, लेकिन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। अगले ट्रिप में मैंने सोचा है कि मैं गुजरात में, सौराष्ट्र में अपने पुरखों के इलाके कुतियाना, दोराजी, वेरावल, ये सब। और बगसरा में मेरी दादी पैदा हुई थी, तो बगसरा भी मैं नहीं जा सका, हालांकि बहुत मुझे वहां से फोन आए, लेकिन नहीं जा सके। तो अगली बार धवानी जी जरूर इन इलाकों की तरफ आऊंगा, और कुतियाना तो मस्ट आऊंगा जी। मजदियार जी, रोजर मंगेला जी, धन्यवाद भाई। मजदियार जी, प्लीज इनवाइट खालिद उमर एंड इम्तियाज महमूद ऑन योर शो। मैं दोनों दोस्त हैं मेरे। पहले मैं बता दूं खालिद उमर भाई की। खालिद उमर भाई से 3-4 साल से मैं राब्ते में हूँ। और आज से कुछ महीनों पहले ये मेरे घर पे भी आए थे, इसी घर में, और इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, सामने कुर्सी पे वो बैठे थे। और काफ़ी अच्छी गपशप रही। और उनसे मैंने कहा था कि आपका मैं इंटरव्यू लूंगा, लेकिन फिर मेरी अपनी कमज़ोरी है कि मैं उनसे फिर राब्ते में हूँ, इंटरव्यू के लिए नहीं कर सका। उनका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होगा, उनके पास जो नॉलेज है ना, मैं बता नहीं सकता। अब आते हैं इम्तियाज महमूद भाई के पास। दरअसल इम्तियाज भाई प्योर एथेइस्ट हैं, ठीक है ना। वो प्योर एथेइस्ट हैं। मैं सिर्फ एथेइस्ट पे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप एथेइस्ट हैं ना यार, इसका मतलब ये आपको हक थोड़ी है कि आप सबके भगवानों को, खुदाओं को गालियां दें, 24 घंटे बैठ के उनके बारे में बकवास करते रहें। ये आपको हक नहीं है। कोई फॉलो कर रहा है ना, इस्लाम कर रहा है या हिंदुइज्म कर रहा है, तो उसका है ना काम। आप एथेइस्ट हो गए, इसका मतलब वो पूरी दुनिया आपके फॉलो करे भाई, आपका उस पर एथेइस्ट हो जाए। तो इम्तियाज भाई से आज से 2.5-3 साल पहले, मैंने जब नया नया कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैं। अब मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ तो फिर इसका पूरा खंगालता भी हूँ। तो जब मैंने उनकी ट्विटर की टाइमलाइन देखी, फेसबुक की टाइमलाइन देखी, मैं हैरान रह गया। मैं कही तो सुबह शाम कभी भगवान कृष्णा के पीछे लगे हुए हैं, कभी मोहम्मद के पीछे लगे हुए हैं, कभी पूरी दुनिया के। भाई आपका काम एथेइस्ट हो ना भाई, दुनिया के दूसरे भी तो टॉपिक है ना, आप क्यों दूसरे जो भी धर्म के मानने वाले हैं उनके पीछे पड़े रहते हो। आप किसी की, मतलब जैसे मैंने अपोज किया था कि ये इराक में जिसने कुरान जलाया गलत है, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करें, आप सच बात करें, आर्ग्यूमेंट से बात करें, सब कुछ ठीक है। लेकिन इम्तियाज भाई का ये मसला है, तो फिर मैंने वो इंटरव्यू नहीं लिया। और फिर आप इम्तियाज भाई की टाइमलाइन पे जाके देख लें, वो उनका काम 24 घंटे दूसरे धर्म के लोगों का, चाहे किसी भी धर्म के हो, सबके खिलाफ है। ये नहीं है कि हिंदू के खिलाफ या मुस्लिम, सबके खिलाफ बात करते रहते हैं। भगवान कृष्ण की 16,000 बीवियों के बारे में लगाएंगे, तो कभी मोहम्मद के पीछे लगेंगे। तो इसलिए मैं उनका इंटरव्यू नहीं करता। कल्याण भाई, there will any possibility to revive the fascism power in Europe by Muslim extremist ideology groups and their intolerance in the society which happened in France? They will revive the demon. देखो बात ये है कि अगेन
अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने नेटो बनाई, उसमें तुर्की का क्या काम? तुर्की एक फैशिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सोच का सदर है। मैं कंट्री को नहीं कहूंगा, क्योंकि कंट्री पे तो आज अरबगान है ना। जब अरबगान नहीं था तो तुर्की वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल टॉलरेंट सोसाइटी। अब इसने इस्लामाइज्ड कर दिया है। उसका नेटो में क्या काम? अब जैसे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रांस फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तुर्किश स्कूल इन पेरिस को बंद करने का ऑर्डर कर दिए। तो जवाब में अरबगान ने 70 फ्रेंच स्कूल तुर्की में जो चल रहे हैं उनको बंद करने का ऑर्डर कर दिया। तो फौरन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने माफी मांग ली कि सॉरी सॉरी, मैंने गलत कह दिया था, चलने दो स्कूल। ब्लैकमेलिंग है ना भाई। तो आपका वो सवाल कि फैशिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इसका इलाज जरूरी है। एक मिसाल है कि किसी को कैंसर बहुत एक्सट्रीम स्टेज की हो जाती है, उसका इलाज बहुत तकलीफ दे होता है, केमोथेरापी और ये वो। तो अगर तकलीफ रोकेंगे, तकलीफ से बचेंगे, तो इलाज नहीं करा सकेंगे। तो अक्सर बड़ी बीमारियों का इलाज तकलीफ दे होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि यूरोपियन गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल, जितना लेट इतना मुश्किल, या फिर ये है कि आप लेट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसके इलाज करें। पहले तो लेजिस्लेशन करें, सख्त सजाएं रखें, एक्शन फौरन से फौरन लें। जो भी एक्सट्रीमिज्म की बात करे, जो भी वो करे। अब तो यहाँ पे अभी 2 हफ्ते पहले बंगाली मुल्ला आया था जो फतवे दे रहा था कि हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना जायज है, हिंदुओं को मारना जायज है, नॉन मुस्लिमों को मारना जायज है। इंग्लैंड का वीजा भी मिला, इंग्लैंड आया भी, लेकिन फिर जनरल पब्लिक का इतना प्रेशर था कि उसको फिर इजाजत नहीं मिली भाषण देने की, तो वो वापस चला गया। तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। जब तक आप इलाज के लिए स्टेप बाय स्टेप या तो चलें, या फिर दे मार साढ़े चार एक बार करें, लेकिन करना तो है आपको। अच्छा भाई, मैं समझता हूँ 1 घंटे से ऊपर चला गया मामला, तो ये आखिरी सवाल पवन कुमार साहब का ले लेते हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 उरे, ऑल दीज फिल्म्स आर शोइंग द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। डू यू थिंक गवर्नमेंट इज गेटिंग ग्रिप ओवर बॉलीवुड? इससे गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे गवर्नमेंट का मैं नहीं समझता कि कोई ताल्लुक है। कुछ स्टेट्स ने इन फिल्मों के खिलाफ काम किया, कुछ स्टेट्स ने यूपी वगैरह में शायद टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का नहीं है। इस पे एक बहादुर आदमी विवेक अग्निहोत्री जी का ये एक बोल्ड स्टेप था। इन्होंने पहला स्टेप लिया था ताशकंद फाइल्स। वो कमर्शियली इतनी हिट नहीं गई, लेकिन उसको पसंद बहुत किया गया। उसके बाद उन्होंने कई साल की मेहनत कश्मीर फाइल्स पे लगी है। लोग कहते हैं कि 300 करोड़ का बिजनेस कर दिया, वाह हो गई। वो भाई पूरी एक टीम, विवेक जी और उनकी वाइफ और बाकी सारे लोग, पूरी उनकी टीम के कई साल पूरी दुनिया में जा जाके इंटरव्यू लिए हैं और कलेक्ट किए हैं, ओरिजिनल स्टोरीज लाए हैं, सच्चाई है, तो जाके कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आके बनी थी। उसकी कामयाबी ने दूसरे लोगों को इनकरेज किया। अभी मैं एक देख रहा था कि ट्रेलर आया है रामायण, और रामायण में कौन हीरो था, मैंने भी नाम भी भूल गया मैं। तो आजकल आप देखें अदीप पुरुष, और अब हर आदमी इस लाइन में आ गया है। उसमें जाहिर है कुछ अदीप पुरुष जैसे लोगों ने गलतियां भी कर दी, लेकिन बहरहाल अब सच सुनना लोग चाहते हैं। अब कल 7 जुलाई को 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। एक 72 हुरे रिलीज हुई, और एक कन्वर्जन, जो सिनेमाओं में तो रिलीज हो चुकी थी पहले, कल यूट्यूब पे विथ एड फ्री है, विदाउट एड पेड वो है। 3 पाउंड की है मेरा ख्याल है, या $3 की है, कि आप देख सकते हैं। अगर आप $3 दे के ये फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर की हिम्मत होगी ना भाई। तो अब लोग हिम्मत कर रहे हैं कि सच लोग सुनना चाहते हैं। अब जब सच लोग सुनना चाहते हैं तो फिर लोग बोलना भी चाहते हैं फिर। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर फाइल्स की
हालाँकि ये जो 72 हो रहे हैं, उसका इंटरव्यू मैंने संजय जी जो कि डायरेक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैंने लास्ट वीक लगाया था और मेरी उनसे डिटेल में बात हुई थी इस सिलसिले में, तो वो तो 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर फाइल्स के बाद इन्होंने शुरू की थी। वो कह रहे हैं 10 साल से और कोविड से पहले तो उसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था, इस फ़िल्म पे। तो लोग अब सच सुनना चाहते हैं तो फिर सच बताने वालों की भी हिम्मत बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड है, जिसको हमें कामयाब करना है। मज़दियार जी धन्यवाद। डू यू थिंक यूरोप मस्ट रीइंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी? डेथ पेनल्टी के अलावा भी देखें, डेथ पेनल्टी इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। अ, मैं समझता हूँ सऊदी अरब, दुबई वगैरह में अमन बहुत है, पीस है, क्राइम रेट बहुत ना होने के बराबर है। इसकी वजह वहाँ की सख्त सज़ाएँ हैं। अभी 4-5 दिन पहले 30 जून को मेरा ख़्याल है, सऊदी अरब ने 5 टेररिस्टों को चॉप-चॉप, सर तन से जुदा, 5 टेररिस्टों को, उसमें 4 सऊदी थे। तो सख्त सज़ाएँ हैं। जब वहाँ पे आप देखते हैं कि इतना पीस है, स्ट्रीट क्राइम ना होने के बराबर है, फ्रॉड नहीं होते, तो बाज़ मर्तबा सख्त हाथ रखना पड़ता है। ये यूरोप वालों ने तो बिल्कुल ही ढीला हाथ रखा हुआ है। जिसको देखो जो मर्ज़ी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं यहाँ पे, स्ट्रीट क्राइम का ये हाल है कि आप बता नहीं सकता। यही हाल अमेरिका का है। तो अब डेथ पेनल्टी ना होके भी अगर आप सख्त सज़ाएँ रखेंगे 10-10, 20-20 साल की और इस टाइप की, तो मैं समझता हूँ कि लोग फिर डरेंगे, लेकिन जब ढीला हाथ होगा तो फ़ायदा नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नितिन गोडबोले जी कह रहे हैं कि श्री आरिफ सर, सूटेबल वर्ड फॉर शहीद इज़ हुतात्मा। तो जी बिल्कुल, वीर गाती और इस टाइप के मुख्तलिफ हैं, और शहीद तो प्योरली मुस्लिम है। शहीद वो होता है जो इस्लाम के लिए जान देता है, और कोई शहीद नहीं हो सकता। तो ये अरबिक वर्ड है, तो इसलिए ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। अगर कोई भारत का फौजी भारत के लिए जान देता है, तो उसको शहीद कह के आप उसका अपमान करते हो। क्योंकि शहीद सिर्फ़ इस्लाम के लिए मरने वाले को कहते हैं। वो वीरगाती कह लें, हुतात्मा कह लें, व्हाटएवर। तो अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सबके सपोर्ट का। हमेशा आभार रहेगा आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।